नोट्स बंद करिए। ओके, लास्ट में हम मतलब परसों वाली सॉरी कल वाली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा देख लिया था। नेक्स्ट अपन ने स्टार्ट कर देता है एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स का पहले इसको पूरा जल्दी से हो जाएगा। एक्टिनोइड बहुत छोटा ही है, तो आप ऐसी है कि ऐसे ही एक्टिनोइड्स की अगर अपन बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहला जो एक्टिनोइड है थोरियम, उसमें मतलब कि थोरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही नॉर्मल नहीं है, वही एब्नॉर्मल है, इरेगुलर। देखो बातचीत नहीं, डिस्कशन बंद। एक्टिनोइड्स में कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कर ली थी आपसे। थोरियम जो है तो वो एक्टिनोइड का पहला एलिमेंट है, लेकिन फिर भी इसके 5 में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। ओके, ये बात आप याद रखना। फिर यहाँ पे आप देखो थोरियम जो है वो 62 है। फिर उसके बाद पीए में मतलब कि 5 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, लेकिन 5 के अंदर अगर आप पीए के अंदर अगर 5 में अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो एक नहीं आया, 2 है। अब वो सेकंड एलिमेंट के हिसाब से हो गया कि पीए सेकंड एलिमेंट है तो उसके 5 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें 5 61 7s2। फिर यूरेनियम में 5 है, Np 5 है, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है अभी तक। पीए से Np तक नॉर्मल है, लेकिन Np के बाद Pu में आओ तो Pu जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, वो 5th एलिमेंट है तो वो F5 होना चाहिए, लेकिन वो F5 नहीं, वो क्या हो चुका है, F6 हो चुका है। तो F5 बीच में से क्या हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पे वापस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है कि Np 5 है तो फिर Pu उसका नेक्स्ट है तो वो 5 होना चाहिए, लेकिन वो 5 है। तो अब इसमें इरेगुलरिटीज है, तो ये अपन को थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर Am वो 5 है, और फिर Am के बाद है Cm होना चाहिए 5 लेकिन वो 5 ही है। तो अब देखो F8 इन्होंने वापस गायब कर दिया, F8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। ओके, फिर Bk 5 फिर बाकी नॉर्मल है। तो मतलब कि Np और Pu का ध्यान रखना है। Np नॉर्मल है, Np का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है 5 61 7s2। अब Np के बाद ही Pu आ रहा है तो फिर ये 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं होता, ये 5 होता है, ठीक है, और 7s2 5 7s2। फिर उसके बाद Am इज 5 और 7s2, ये नॉर्मली। Am के बाद Cm इज 5 61 7s2, ठीक है। अब Cm के बाद आप देखो Bk, तो Bk जो है Cm के बाद आ रहा है, तो Cm अगर 5 है तो फिर ये 5 होना चाहिए, लेकिन ये 5 नहीं, 5 और यहाँ पे 60 हो चुका है, 7s2 हो चुका है। तो मतलब कि इन दोनों में और इन दोनों में ध्यान। ओके, ये मार्क कर दीजिए। वैसे पीडीएफ आपके पास होगी तो उसमें ये मार्क करो भाई, और उसमें लिखो भाई सॉरी हाँ ये 7s2 होगा, 60 और 7s2। अब यहाँ पे कॉमन अगर अपन देखें, ये तो एक्सेप्शंस हो गए, इरेगुलरिटीज हो गई। कॉमन अगर देखा जाए तो 7s2 सब में आता है, 7s2 सब में कि एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक 7s2 सब में, ठीक है। चल बस इसमें इतनी सी बात करनी है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा काम की बात नहीं है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप आ जाइए लास्ट थर्ड लाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट थर्ड लाइन। लास्ट थर्ड लाइन हमारे बहुत काम की है एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी और आईआईटी के हिसाब से भी। ऑल्दो 5 ऑर्बिटल्स
resembles the 4f orbitals in their angular part of wave function. अब ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा। ये आप ना जब वेव फंक्शन वाला एक टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो बाद में आप पढ़ोगे तो वहां पे ये एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, अभी उसका अपन से ना एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से इतना लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है, बस इसको अंडरलाइन कर दो कि 5f और 4f का जो एंगुलर पार्ट वाला जो वेव फंक्शन होता है ना, वो सिमिलर होता है। ठीक है, अपन ध्यान रखेंगे। जिसमें काम की बात है वो आगे वाली लाइन उस पर क्वेश्चन बनेगा। दे आर नॉट बरीड एज 4f ऑर्बिटल एंड हेंस 5f इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू अ फार ग्रेटर एक्सटेंट। ये काम की बात है कि 4f ऑर्बिटल जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हुए हुए होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन 5f वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, 5f वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हुए हुए होते हैं। पेनिट्रेट का मतलब समझते हो ना, कि न्यूक्लियस के 2 पार्ट्स पेनिट्रेट, मतलब कि आप न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक हो। 4f अगर ना बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है, इसका मतलब कि 4f जो है ना, वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक है। 5f इतना पेनिट्रेट नहीं है, तो 5f अगर इतना पेनिट्रेट नहीं है, इसका मतलब कि 5f न्यूक्लियस से दूर है, वो बाहर की तरफ है। तो अगर 5f अगर बाहर की तरफ है, तो फिर उस पर न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स अगर आप पे कम हो जाएगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन इजिली क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि 5f इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है ना, वो 4f के इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि 5f जो होता है वो इतना पेनिट्रेट नहीं होता है जितना 4f होता है। तो 5f लेस पेनिट्रेट है, तो वो न्यूक्लियस से दूर है, तो फिर न्यूक्लियस का फोर्स उस पर कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स आप पे कम हो गया, तो आप इजीली क्या हो जाओगे, लॉस हो जाओगे। आपके इलेक्ट्रॉन इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो 5f इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है, वो 4f इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। ओके, तो ये बात आपको फाइनली आप याद रखनी है कि आपसे पूछ लेंगे कि लेंथेनॉइड्स की अगर अपन बात करें, एक्टिनॉइड्स की बात करें, तो लेंथेनॉइड में 4f में इलेक्ट्रॉन है और एक्टिनॉइड में 5f में इलेक्ट्रॉन है। किसके f वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसके f वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगे, 4f के इलेक्ट्रॉन या 5f के इलेक्ट्रॉन। तो 5f के इलेक्ट्रॉन, 5f के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि 5f इतना पेनिट्रेट नहीं होता है, वो लेस पेनिट्रेट है, तो वो न्यूक्लियस से दूर है, तो फिर इजीली इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे और बॉन्डिंग कर लेंगे। नहीं, वापस नहीं समझाएंगे, 3 बार तो मैंने बोल दिया, अब इसके बाद क्या आप कह रहे हो वापस। ओके, आयनिक साइज। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, आयनिक साइज। जैसे आपने लेंथेनॉइड्स में ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, कि जैसे आपने पढ़ा था कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शिल्डिंग पावर क्या होती है, बेकार होती है, पुअर शिल्डिंग होती है। तो पुअर शिल्डिंग होने के कारण न्यूक्लियस का जो असर होता है वो बाहर वाले शेल पे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो 4f की शिल्डिंग पावर बहुत पुअर है, 4f के इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग अच्छी करते नहीं है, इस कारण से न्यूक्लियस का इंपैक्ट बाहर वाले शेल पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो वो शेल सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस इफेक्ट को आप कहते थे, क्या कहते थे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पढ़ा था आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा ही 5f इलेक्ट्रॉन की भी अगर अपन बात करें ना, 5f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी भी शिल्डिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है, बेकार होती है। तो 5f के इलेक्ट्रॉन की भी शिल्डिंग पावर बेकार है, वो भी अच्छी तरह से शिल्डिंग करते नहीं है। तो इस केस में भी क्या होगा, न्यूक्लियस का असर बाहर तक बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर वाले शेल को अपनी तरफ खींच लेगा, तो शेल सिकुड़ जाएगा, तो उससे एटम की साइज कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सिकुड़ने वाला प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे 4f के इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 5f के इलेक्ट्रॉन के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो जैसे अगर अपन बात करें एक्टिनॉइड में, एक्टिनॉइड्स में अगर आप अलोंग दिस रीच चलोगे, तो एक्टिनॉइड्स में जैसे हम अलोंग दिस रीच चलते जाएंगे, तो 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो शिल्डिंग पावर क्या होती जाएगी,
बेकार होती जाएगी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से शिल्डिंग करते नहीं है, तो शिल्डिंग क्या होती जाएगी, पुअर होती जाएगी। शिल्डिंग जैसे जैसे पुअर होती जाएगी, बेकार होती जाएगी, तो न्यूक्लियस का जो इंपैक्ट होगा वो बाहर वाले शेल पे बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियस बाहर वाले शेल को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो एटम की जो साइज होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जब आप अलोंग दी सीरीज चलोगे ना, तो एटम की जो साइज है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शिल्डिंग उनकी बेकार है, तो इस कारण से न्यूक्लियस का जो असर होगा वो बाहर वाले शेल पे बढ़ता जाएगा, तो बाहर वाला शेल जो होगा वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, वो सिकुड़ता जाएगा, तो एटम की साइज कम होती जाएगी। ओके, अब इसको यहां पे अपन नाम दे देते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो वही सेम लेंथेनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन था वैसे यहां पे लगता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, the general trend in lanthanoids is observable in the actinoid as well. There is a gradual decrease in the size of the atoms or metal plus 3 ion across the series. This may be referred to as actinoid contraction, like lanthanoid contraction. कि मतलब कि जैसे लैंथेनॉइड्स में अलोंग दी सीरीज चलने पे साइज कम होती थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, अलोंग दी सीरीज चलने पे साइज कम होती है, तो उसका रीजन क्या है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे काम की बात, जो सेकंड मतलब लास्ट सेकंड लाइन में लिखी हुई है, द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शिल्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। ये ज्यादा काम की बात है कि जैसे लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन चलता है, तो एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन चलता है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए ना लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा चलता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना वो ज्यादा होता है, कि मतलब कि अगर अपन बात करें ना 4f के इलेक्ट्रॉन भी पुअर शिल्डिंग करते हैं, 5f के इलेक्ट्रॉन भी पुअर शिल्डिंग करते हैं, लेकिन ज्यादा पुअर कौन करते हैं, ज्यादा बेकार कौन करते हैं, तो ज्यादा बेकार करते हैं 5f। 5f की जो शिल्डिंग की जो पावर है ना वो 4f से भी कम है, इनकी शिल्डिंग बहुत बेकार है, बहुत पुअर है, तो इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथेनॉइड से भी ज्यादा है। ये बात यहां पे मेंशन कर दो, ये लिख लो, ऐसे पीडीएफ में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आप अपने जो आपकी बुक है उसमें भी लिख लो। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लेंथेनॉइड से भी ज्यादा लगता है, क्योंकि 5f के इलेक्ट्रॉन की जो शिल्डिंग पावर है वो 4f से भी बेकार है। हर्ष पार्टी ने पूछा है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोरियम पे और एक्टिनियम पे नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो एक्टिनियम पे और थोरियम पे नहीं लगेगा, क्योंकि इनके 5f पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो आपके 5f पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर आप में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर +3 में उस समय नहीं, वो एटम्स की भी बात कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, एटम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर +3 में चला जाए, थोरियम अगर +3 में चला जाता है तो उस समय वो 5f बंद हो जाता है। थोरियम अगर है ना, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उस समय तो उसका 5f 0 है, उस समय तो उसका 5f 0 है, लेकिन थोरियम अगर +3 में होता है तो उस समय उसका 5f क्या होता है, 1 होता है। ये उस टेबल में दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल में, कि थोरियम अगर है ना एटॉमिक फॉर्म में तो 5f इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन +3 में है तो 5f 1 है। तो अगर +3 में चला जाएगा तो उस समय उस पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो 5f की शिल्डिंग क्या हो जाएगी, बेकार, तो फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा।
हाँ थोडियम +4, हाँ तो +4 में तो 5F 0 है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सुनना, अगर अपन ना बात करें ना एक्टिनोइड्स की, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, इनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ये कुछ भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन इनकी बात करें, कोई मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, इनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके ओके, अब आगे आ जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आप देखो कि यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट में 8.11। तो आप 8.11 अगर आप ये टेबल देखोगे, इसमें एक्टिनोइड्स की आप देखोगे बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्टिनोइड्स जो होते हैं ना, उनकी स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये अपने इंट्रोडक्शन में कल पढ़ा था ना कि एक्टिनोइड की स्टडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, इनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। ओके, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं रखनी, कोई हमसे नहीं पूछेगा कि बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक्टिनोइड्स की बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब कौन कौन सी होती है वो अपन को नहीं रखनी, बस अपन को दो बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे टेबल में देखो एनपी और पीयू, एक्टिनोइड्स में अगर अपन बात करें ना, एनपी और पीयू की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। यहाँ पे सर्कल बना दो, ये काम का क्वेश्चन है कि एक्टिनोइड्स की बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब उसमें से बस आपको ध्यान रखना है एनपी और पीयू। एनपी और पीयू जो होते हैं एक्टिनोइड सीरीज में, वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वो कितनी है? +7। चलिए फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा काम का है एग्जाम के हिसाब से, उसको एक बार आप रीड करो तो। इसमें जनरल बातें करी हैं, जैसे मेटल्स की जो हरकतें होती है वैसी मेटल्स वाली बातें करी हैं कि एक्टिनोइड्स भी फाइनली मेटल ही हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, मतलब कि फाइनली जब ये डिवाइडेड होंगे, जब पाउडर फॉर्म में होंगे तो उस समय बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये ऐसे तो रिएक्टिव है ही, लेकिन जब ये पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे, इनको आप इनका चूरा कर दोगे तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा, तो इनकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। फिर इन्होंने लिखा है द एक्शन ऑफ द बॉइलिंग वाटर ऑन देम, द फॉर एग्जांपल गिव्स द मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा देखो यहाँ पे लाइन जो इन्होंने लिखी है द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम, जब अगर इसके अंदर इन मेटल्स के अंदर बॉइलिंग वाटर मिलाया जाएगा ना, तो ये क्या बना देंगे? ऑक्साइड्स बना देंगे, हाइड्राइड बना देंगे। ओके, कि बॉइलिंग वाटर अगर अपन इनके अंदर मिलाएंगे तो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स दे देंगे। ओके, कोई डाउट? आगे फिर नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक प्लेस एट द मॉडरेट टेम्परेचर, कि ये कुछ नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी नॉर्मल बातें, ये कोई काम की नहीं है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछे देंगे। आगे देखो, आगे काम की बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स, ये काम की बात है कि अगर आपने एक्टिनोइड्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया ना HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबके साथ रिएक्शन कर लेगा, HCl सभी एक्टिनोइड्स के साथ रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ पे सिंपल एसिड और मेटल वाली रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो HCl जो होता है वो सभी एक्टिनोइड्स के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन।
जो आप सिंपल आप पढ़ते हो मेटल और एसिड वाले रिएक्शन पढ़ते हो ना, वो सिंपल रिएक्शन यहाँ पे सबके साथ हो जाएगी। ओके, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स attacks all the metals, but most are slightly affected by nitric acid owing to formation of the protective oxide layer। ये काम की बात है कि मतलब कि ज्यादातर अगर अपन ना बात करें मेटल्स जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। HCl के साथ सारे के सारे एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो HCl के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन सारे के सारे एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। ज्यादातर एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, रिएक्शन बहुत स्लो होती है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो काम होता ही नहीं। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। याद करो अपन ने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी थी, फेंको नहीं करारे आलू और बेल। ये जो मेटल्स होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, बहुत थोड़ी सी रिएक्शन करते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं और कुछ समय के बाद रिएक्शन करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सेम ऐसा ही काम यहाँ पे भी होता है कि एक्टिनोइड्स भी जो होते हैं ना वो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस पे क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ओके, तो ध्यान रखना एग्जाम में चालाकी करेंगे, आपको एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन दे देंगे और इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि HNO3 किन किन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो अपन ने एक तो जिंगल पढ़ी थी, फेंको नहीं करारे आलू और बेल, इनके साथ तो नहीं करेगा और बल्कि एक्टिनोइड्स के साथ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्टिनोइड्स में भी क्या हो जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो फिर इनके साथ भी रिएक्शन ज्यादा अच्छी खासी नहीं होती। ओके, फिर उसके बाद आखिरी लाइन लिखी है, एल्कलीज हैव नो एक्शन। एल्कलीज हैव नो एक्शन मतलब समझे, एल्कलीज हैव नो एक्शन मतलब अगर आपने एक्टिनोइड्स के अंदर कोई बेस मिला दिया है, एनएच मिला दिया है या केएच मिला दिया है, तो एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो एनएच और केएच के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन। तो ये लास्ट की जो 3 लाइनें ये हमारे काम की हैं कि HCl जो होगा वो सभी एक्टिनोइड्स के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन HNO3 सबके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, बहुत कम होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। और NaOH और KOH के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी, एल्कलीज के साथ कोई भी काम नहीं होता। ओके, अब फिर आप आ जाइए नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इसका जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है उसको छोड़ दो, उसके नीचे दे रखा है उसमें आ जाओ, उसको एक बार पढ़ लो। ओके, यहाँ पे ये बात बोली है कि एक्टिनोइड्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरी एक्यूरेटली पता नहीं है, एक्यूरेटली आज तक पता नहीं चली, ठीक है। सभी एक्टिनोइड्स की अगर अपन बात करें तो सबकी एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पता है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले जो एक्टिनोइड्स हैं उनकी कुछ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है। और उन स्टार्टिंग वाले एक्टिनोइड्स की अगर अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें लेंथेनॉइड के साथ, तो ऐसा देखा गया है कि एक्टिनोइड की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना वो लेंथेनॉइड से क्या होती है, कम होती है। ऐसे लिखा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अर्लियर एक्टिनोइड्स आर लेसर देन द अर्लियर लेंथेनॉइड्स। कि अगर अपन एक्टिनोइड्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनॉइड से कम होती है। अब क्यों कम होती है, तो उनको
इस बात को इन्होंने समझाया है 5F और 4F कि भाई एक्टिनोइड में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 5F के अंदर जाते हैं और लेंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 4F में जाते हैं। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक पैराग्राफ पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वहां पे एक बात लिखी थी कि 5F जो होता है ना वो लेस पेनिट्रेट हुआ होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक नहीं होता है, न्यूक्लियस की ज्यादा तरफ नहीं होता है, ये न्यूक्लियस से काफी दूर होता है। तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। तो आप पे न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। लेकिन 4F जो होता है वो ज्यादा पेनिट्रेट हुआ होता है, वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होता है, तो इसमें न्यूक्लियस का फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इस कारण से इनके इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो लेंथेनॉइड की जो इनिशियल एंथैल्पी होती है वो एक्टिनोइड से ज्यादा होती है। समझे? तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फाइनली इस बात को अपन को ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर सवाल आ जाएगा ना तो अपन सोच नहीं पाएंगे, एग्जाम में अपन सोच नहीं पाएंगे, ये अपन को याद ही रखना है कि एक्टिनोइड की जो इनिशियल एंथैल्पी होती है वो लेंथेनॉइड से कम होती है। ऐसा इसलिए कि भाई एक्टिनोइड्स में इलेक्ट्रॉन 5F में जा रहे हैं, तो 5F जो होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा, न्यूक्लियस के नजदीक नहीं होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट टिक लगा दो, चीज में से सवाल बन सकता है। ओके, डन। अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ, इसका जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है वो कोई काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये आपकी सॉल्व एग्जांपल कर लो 8.10, इसको कर लो और रट लो। ये बोर्ड के हिसाब से भी काम का है और हमारे मेल के हिसाब से भी काम का है कि ऐसा कौन सा लेंथेनॉइड है जो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो वो एक ही लेंथेनॉइड है, सीरियम प्लस 4। क्या पढ़ा था? सीरियम प्लस 4, बहुत बड़ी कहानी पढ़ी थी इसकी सीरियम प्लस 4 की। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स में अगर बात की जाए तो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एक ही है, सीरियम। ठीक है, सीरियम ही प्लस 4 में रहता है, बाकी कोई भी प्लस 4 में नहीं होता। ओके, और सीरियम प्लस 4 है तो फिर ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये बड़े आसानी से चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। चलिए, तो सॉल्व एग्जांपल 8.10 बहुत काम का है बोर्ड के हिसाब से और आईआईटी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। इन टेस्ट क्वेश्चन 8.10 ये भी बोर्ड के हिसाब से काम का है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एलिमेंट टू एलिमेंट ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। क्यों? ये भी बात अपन कर चुके हैं भाई। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द 5F इलेक्ट्रॉन्स, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4F इलेक्ट्रॉन्स। और 5F इलेक्ट्रॉन की जो पुअर शिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा बेकार है, तो इस कारण से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लेंथेनॉइड से ज्यादा लगता है। ओके, चलिए, तो अपना ये F ब्लॉक भी हो गया पूरा। अब इसके आखिरी में जो देखिए चीज एप्लीकेशंस, क्या क्या बोल रहे हो? ये सब एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपकी बुक में नहीं देखा क्या? आओ ना, पढ़ते इसको, हाँ पढ़ते, खतरनाक चीज है इसमें। सब एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें केमिस्ट्री की कुछ ज्यादातर बातें इसमें समेट ली है, यहाँ पे बता दी है, ऑर्गेनिक की भी, इनऑर्गेनिक की भी और फिजिकल की भी। देखो पढ़ते हैं, आयरन एंड स्टील्स, पहले तो इंपॉर्टेंट टिक लगा दो, इंपॉर्टेंट पहले टिक लगा दो, इसका तिलक कर दो इंपॉर्टेंट टिक से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो पॉइंट ही है। आयरन एंड स्टील्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है,
इसके आगे देयर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड्स एंड रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज एंड एडिशन ऑफ द कार्बन एंड अलॉइंग मेटल्स सच एज क्रोमियम, मैग्नीज एंड निकल। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग की 3 लाइन में ये बताया गया है कि आयरन को कैसे ऑप्टेन करते हैं और फिर उस आयरन से स्टील कैसे बनाते हैं वो बताया है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में आयरन का तो एक्सट्रैक्शन है लेकिन स्टील का नहीं है। आयरन तो अपन ने पढ़ा था कि हमें आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं, उनका हम ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और वो रिडक्शन किससे होता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन का रिडक्शन, आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन किससे होता है, सी से, सीओ से या CO2 से, CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, याद रखना। ठीक है, तो वही बात लिखी है कि हम आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, आयरन बनता है। फिर उस आयरन के अंदर हम क्रोमियम, मैग्नीज, निकल जैसे कुछ अलॉय मिलाते हैं तो उससे आगे स्टील बनता है। ओके, स्टील हमारा कोर्स में इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आयरन जो मिलता है उसके अंदर क्रोमियम, मैग्नीज और निकल की मिलावट करके आगे स्टील बनाया जाता है। चलिए फिर आगे वाली लाइनें बहुत काम की हैं। Some compounds are manufactured for special purpose such as TiO। ये TiO लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये TiO2 होना चाहिए। TiO2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। TiO2 एक, इसको कहा जाता है OPC फाइल, इसको OPC फाइल कहा जाता है। ये एक OPC फाइल है। OPC फाइल, इसका इस वर्ड का मीनिंग ओपेक से जुड़ा हुआ है। ओपेक का मतलब समझते हैं ना, ओपेक का मतलब जो मतलब कि है ना आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, जो चीज आर पार दिखती नहीं है, ठीक है, जिसके थ्रू आप आर पार नहीं देख सकते, उस चीज को क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब कि पूरा का पूरा आर पार देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा थोड़ा, और ओपेक मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो ओपेसी फायर जो होता है ना वो ओपेक ही होता है। ठीक है, TiO2 जो है ना एक ओपेसी फायर है। इसको मिलाया जाता है पेंट के अंदर। जो हम अपने घरों के अंदर पेंट कराते हैं ना, उसके अंदर ज्यादातर TiO2 का पाउडर होता है, और TiO2 का जो पाउडर होता है ना वो व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, इसको ना पेंट के अंदर मिलाया जाता है। वो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये ओपेसी फायर है कि जब इसको ना पेंट किया जाएगा ना दीवारों पे, तो दीवारों पे जब पेंट किया जाएगा तो अच्छा खासा रिफ्लेक्शन हो, अच्छा खासा रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि TiO2 एक ओपेसी फायर है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ये अच्छा खासा रिफ्लेक्शन करेगा, तो जिससे अच्छी खासी रोशनी बनी रहेगी। ठीक है, तो TiO2 जो होता है वो एक ओपेसी फायर होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि मतलब कि पेंट जब अपन कहीं पे भी करते हैं तो वहां पे कमरे के अंदर रोशनी बढ़ा देता है। ठीक है, उससे रोशनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक ओपेसी फायर है। ये लाइट के लिए ओपेक है, ये लाइट के लिए ओपेक है, ये लाइट को पास नहीं होने देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। जैसे अगर अपन बात करें, अपन कोई भी पेंट कराते हैं, जैसे यहाँ पे तो व्हाइट वो हुआ है पेंट। ठीक है, कहीं पे भी अपन पेंट कराते हैं तो ज्यादातर पेंट कलरफुल पेंट कराए जाते हैं। ठीक है, कलरफुल पेंट कराए जाते हैं, क्योंकि कहीं पे रेड पेंट करा हुआ है, कहीं पे येलो पेंट करा हुआ है। तो कहीं पे अगर येलो पेंट करा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, येलो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहीं पे अगर आपने रेड पेंट कराया है तो वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर उस पेंट के अंदर अपन TiO2 मिलाते हैं तो उसकी जो चमक होगी पेंट की और बढ़ जाएगी। जैसे कहीं पे अगर आपने रेड पेंट कराया ना तो उसकी चमक और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ओपेसी फायर है, ये बहुत बढ़िया ओपेसी फायर है। ये क्या कर देगा, लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कहीं पे अगर आपने रेड पेंट कराया तो वहां से रेड लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इसको मिलाने से रेड लाइट अच्छी खासी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा खासा रिफ्लेक्शन होगा, तो उससे रेड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस पेंट की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट के लिए क्या है, ओपेसी फायर है, ओपेक है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, लाइट को अच्छा खासा रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? अब ये बात याद होनी चाहिए, TiO2
कहां पे यूज होता है? पेंट के अंदर। इन्होंने लिखा भी TaO2 इज यूज्ड इन पिगमेंट इंडस्ट्री। जो पिगमेंट इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे यूज करा जाता है। पिगमेंट का मतलब समझते हो? पिगमेंट मतलब कलर देना। पिगमेंट का मतलब होता है कलर देना। भाई बहन जानते होंगे पिगमेंट मतलब कोई भी चीज को कलर देते हैं ना, ठीक है, तो उसको पिगमेंट कहा जाता है। जो भी कलर देते हैं, जो कंपाउंड कलर देते हैं, उसको पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल, जैसे आपने सुना होगा ना कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, इसको कोई पिगमेंट कहते हैं। ये प्लांट का पिगमेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। पिगमेंट वो होते हैं जो कोई कलर देते हैं, जो कोई कलर प्रोड्यूस करते हैं, उनको पिगमेंट कहा जाता है। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ये कलर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट दे रखा है एंड MnO2 फॉर यूज इन द ड्राई बैटरी सेल। मिला? ये आपका दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ड्राई सेल दे रखा है। ड्राई सेल में वहां पे ये बता के रखा है कि अगर अपन ड्राई सेल की बात करें, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा है कि ड्राई सेल के अंदर जो पाउडर लिया जाता है वो MnO2 का लिया जाता है, ठीक है। MnO2 का पाउडर होता है और यहां पे वो जो MnO2 का जो पाउडर होता है वो एक कैथोड की तरह काम करता है, वो एक कैथोड की तरह काम करता है और यहां पे इसका रिडक्शन होता है और रिड्यूस होकर ये जाता है MnOOH इसके साथ, ठीक है। तो ये बात आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी वाले सेक्शन में दे रखी है कि MnO2 का ज्यादातर जो यूज है ना वो बैटरीज में, ड्राई सेल वाली जो बैटरीज होती है उसमें MnO2 डाला बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। ये एक कैथोड की तरह काम करता है और रिड्यूस होकर जाता है MnOOH, बस OH होल्ड में ज्यादातर हमने आदत पड़ी हुई MnOOH होल्ड से, यहां तो OH होल्ड से बनता है MnOOH। ये +4 से रिड्यूस हो जाता है +3। ड्राई सेल के अंदर हमारा जो एनोड होता है वो जिंक का होता है, ठीक है। एनोड होता है जिंक का, कैथोड होता है MnO2 का। जिंक होता है ऑक्साइड, वो ऑक्साइड हो जाता है +2 में और MnO2 कैथोड की तरह काम करता है तो वो रिड्यूस होता है, वो रिड्यूस हो जाता है +4 से +3 में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आईआईटी में पूछ लेंगे कि ड्राई सेल में जो MnO2 कैथोड की तरह काम करता है तो उस समय जब उसका रिडक्शन होता है तो वो रिड्यूस होकर किसमें जा रहा है? तो ध्यान रखना उस समय वो रिड्यूस होकर जाता है +3। और ये देखो ये बहुत कम चीज है ना दिखने को मिलती है कि मैग्नीज कहीं पे +3 में गया। आज से पहले कभी दिखा कि मैग्नीज कभी +3 में? इतनी हमने रिएक्शंस पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, तो कहीं पे रिएक्शन में मैग्नीज +3 में जा रहा है कि नहीं दिखा, ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं दिखी। बस ये रिएक्शन करेगी किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ड्राई सेल में जब MnO2 में रिडक्शन होता है तो उस समय मैग्नीज +4 से जा रहा है +3 में और क्या बनता है? MnOOH। ओके, तो MnO2 फॉर यूज इन द ड्राई बैटरी सेल्स। फिर आगे लिखा हुआ है द बैटरी इंडस्ट्री आल्सो रिक्वायर्स जिंक एंड निकल कैडमियम। ये आप बैटरी वाला सेक्शन पढ़ना, तो बैटरी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि ड्राई सेल के अंदर जिंक यूज होता है, ठीक है। एक कैडमियम सेल होते हैं, कैडमियम सेल के अंदर कैडमियम यूज करा जाता है, ठीक है। और एक और सेल भी होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर निकल भी होता है, ओके। तो जिंक, निकल, कैडमियम का बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा यूज है। फिर आगे आ जाइए, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 11 आर स्टिल वर्थली ऑफ बीइंग कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। हाँ, इसको अंडरलाइन कर दो। ग्रुप 11 के जो मेटल्स होते हैं उनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 11 के कौन से मेटल्स हैं? कॉपर, Ag, Au। ग्रुप 11 में कौन आते हैं? कॉपर, Ag, Au, Cu, Ag, Au। इनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं।
ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड में जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछ लेंगे कॉइनेज मेटल्स कि कॉइनेज मेटल्स बताओ, तो Cu Ag क्यों आ गया, क्यों आ गया, ठीक है, याद करने का तरीका, क्यों आगे आओ। ग्रुप 11 इज नॉन एज कॉइनेज मेटल्स। अब ऐसा क्यों, अब इन्होंने आगे बताया, क्योंकि ज्यादातर जो कॉइन्स बनाए जाते हैं उनके अंदर इन मेटल्स की मिलावट होती है, ठीक है। ऑल्दो Ag एंड Au आर रिस्ट्रिक्टेड टू कलेक्शन आइटम्स, ठीक है, मतलब कि Ag और Au को तो क्या कर दिया, आजकल बंद कर दिया है, ठीक है। कॉइन्स में Ag और Au नहीं डाले जाते, बहुत पहले डाले जाते थे लेकिन आजकल नहीं डाले जाते। एंड द कंटेम्परेरी यूके कॉपर कॉइन्स आर कॉपर कोटेड स्टील। हाँ, इसको अंडरलाइन करता हूं, जो यूके कॉपर कॉइन्स होते हैं ना, यूके के कॉपर कॉइन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉइन्स जो होते हैं वो स्टील के होते हैं, उसपे कॉपर की कोटिंग होती है, स्टील का कॉइन है उसपे कॉपर की कोटिंग की गई है, ठीक है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है सिल्वर यूके कॉइन्स। सिल्वर यूके कॉइन्स किसके बने हुए होते हैं, ये सिल्वर यूके कॉइन्स आते हैं कॉपर निकल अलॉय। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली वाली लाइन से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर यूके कॉइन्स किससे बने हुए होते हैं, कॉपर निकल अलॉय के बने हुए होते हैं। नाम में सिल्वर है लेकिन काम में सिल्वर नहीं है, काम में क्या है, कॉपर निकल अलॉय। ओके, तो यूके कॉपर कॉइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टील के कॉइन्स हैं, उनपे कॉपर की कोटिंग की गई है, और सिल्वर जो कॉइन्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कॉपर निकल अलॉय के बने हुए होते हैं। चलिए फिर आगे फिर जो दे रखा है वो आप पहले पढ़ चुके हो। Many of the metals and their compounds are essential catalysts in the chemical industries. V2O5 catalyzes the oxidation of the SO2 in the manufacturing of the sulfuric acid. ये अपन पढ़ चुके हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, V2O5। फिर अगला दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, TiCl4 with aluminum trimethyl, Ziegler-Natta catalyst। Ziegler-Natta catalyst काम आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम आता है, लो या हाई, यस हाई में काम आता है। एलसीडी पहले लो का फिर हाई डेंसिटी, हाँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन में काम आता है। Ziegler-Natta catalyst, ये बात पॉलीमर चैप्टर में हुई होगी। TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल, इसको कहते हैं Ziegler-Natta कैटेलिस्ट। ये कहां आता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को पॉलीमराइज करने के लिए, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन को पॉलीमराइज अगर आपको तेजी से करना है, फास्ट करना है, तो आप एक काम करो, उसके अंदर Ziegler-Natta कैटेलिस्ट डालो, ओके। Ziegler-Natta कैटेलिस्ट में TiCl4 होता है, वहां पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये ध्यान रखना। आपसे इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि Ziegler-Natta कैटेलिस्ट में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम की तो हमेशा फिक्स ही है +3। ये बात हुई होगी ना पहले पॉलीमर चैप्टर में। तो TiCl4 with aluminum trimethyl form the basis of the Ziegler-Natta catalyst used to manufacturing of the polythene, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखा, iron catalysts are used in the Haber process, ये तो आप जानते ही हो, for the production of ammonia from N2H2. Nickel catalyst is enable the hydrogenation of the fats to proceed, कि मतलब कि फैट्स का हाइड्रोजनेशन करने के लिए अपन क्या लेते हैं, निकल कैटेलिस्ट लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजनेशन की बात चलती है, हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, निकल लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं और पैलेडियम लेते हैं, ये तो हमें पहले से पता है। तो कुछ बातों को हमें पहले से ही पता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए V2O5, हैबर प्रोसेस के लिए आयरन, और हाइड्रोजनेशन के लिए निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। और Ziegler-Natta कैटेलिस्ट काम आता है पॉलीथीन के लिए। फिर इसके आगे, हाँ ये बात आपको नहीं पता होगी, इसको अंडरलाइन कर दो। इन द वैक्टर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या लिखा है, इथाइन, उसको काट दो, वो इथीन होगा, इथीन।
के अंदर O2 मिलाते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ PdCl2, तो उससे एल्डिहाइड बनता है, एसिटाल बनता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस ये आपको रटना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वेकर प्रोसेस में जब इथीन का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होता है, तो उससे एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, एसिटल एल्डिहाइड बनता है, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है PdCl। फिर नेक्स्ट, निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन्स। याद आ गया होगा, याद करो एल्काइन का पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एल्काइन का पॉलीमराइजेशन करने के लिए निकल के कॉम्प्लेक्सेस लेते थे NiCO4 या NiCN4-2, ये आपने ऑर्गेनिक में एल्काइन्स के पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था, ठीक है। जैसे एसिटिलिक का पॉलीमराइजेशन कराते थे तो वहां पे रेड हॉट आयरन की ट्यूब लेते थे, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 ब्यूटाइन है, ठीक है, जैसे 2 ब्यूटाइन या ओनली एसिटिलीन है, उसका टेट्रामराइजेशन कराना है। देखो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि अगर एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हैं, Fe की ट्यूब में से, तो बेंजीन बनता है। लेकिन अगर आप एसिटिलीन के अंदर लाते हैं NiCO4 या NiCN4-2, ये कॉम्प्लेक्सेस लाते हैं, तो इस केस में इसका ट्राइमेराइजेशन नहीं होगा, टेट्रामराइजेशन हो जाएगा, और उससे एक एनिलीन की रिंग बन जाएगी। याद आया? ठीक है, एक एनिलीन साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, और ये कैसा कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये प्लेनर नहीं होता है, इसकी टब शेप होती है। याद आया? तो वहां पे जब ये टेट्रामराइजेशन करने के लिए जो आप कैटलिस्ट लेते हो, वो किसके लेते हो, निकल के कॉम्प्लेक्सेस लेते हो। वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एल्काइन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन। हाँ बोलो। यहाँ ऊपर में लिखाई होगी बेंजीन में, वो बेंजीन मतलब कि एसिटिलीन का ट्राइमराइजेशन करना होता है ना, तो रेड और आयरन की ट्यूब लेते हैं। अगर इसका टेट्रामराइजेशन करना है ना, 4 मॉलिक्यूल को जोड़ना है, तो कॉम्प्लेक्स लेते हैं। नहीं, कॉपर यहाँ पे लिखा है, कॉपर एनसीईआरटी में एफी लिखा हुआ है, यहाँ पे एफी होता है, मतलब कि एसिटिलीन के ट्राइमराइजेशन करते समय जो बेंजीन आते हैं, यहाँ पे रेड और आयरन की ट्यूब लेते हैं, एफी की ट्यूब लेते हैं, ठीक है। कॉपर कहाँ पे आता है, कॉपर आता है ऑक्सीडेशन में, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो वहां पे रेड और कॉपर की ट्यूब लेते हैं। तो वहां पे कॉपर की ट्यूब आती है जिसका टेम्परेचर होता है 573 केल्विन, ठीक है, यहाँ पे आयरन की ट्यूब होती है। चलिए, फिर इसके बाद लास्ट में देखा है फोटोग्राफी इंडस्ट्री डील्स ऑन दी स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AgPr। कि मतलब कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जो रील्स होती हैं, वो ब्लैक फोटोग्राफी होती थी ना पहले, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें जो रील्स होती थी, उस रील्स के ऊपर क्या होता था, AgPr होता था। फोटोग्राफी वाला कंसेप्ट बता दिया कि नहीं बता दिया? नहीं बताया? ओके, तो ये कंसेप्ट आपके ना इसमें रेडॉक्स चैप्टर में आएगा या सॉल्ट एनालिसिस में आएगा, वहां पे आपको बताएंगे कि फोटोग्राफी का जो कंसेप्ट है वो AgPr से जुड़ा हुआ है। सॉल्ट एनालिसिस में बता देंगे, बाद में बता देंगे। ओके, अभी आप कभी रख लो कि फोटोग्राफी में अगर जो कंसेप्ट है वो AgPr का कंसेप्ट है। कि पहले जो पुराने कैमरे आते थे ना, वो रील्स वाले, देखिए आप लोग भी रील्स वाले कैमरे, ठीक है, आजकल तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं, लेकिन पहले रील्स वाले कैमरे आते थे, ठीक है, रील्स लेनी पड़ती थी, वो रील्स कैमरे में डालो तो आपके फोटोज होंगे वो कैप्चर होंगे, रील्स बन गई है, वो रील्स वापस निकालो, वापस नई रील बनो, ठीक है। तो वो जो रील होती थी ना, उस रील्स पे ना AgPr की कोटिंग होती थी,
कि वो जो ब्लैक रील्स जो आपने कभी देखी होगी उस पे एजीपीआर का सॉल्ट चिपका हुआ होगा और ये एजीपीआर का सॉल्ट क्या करता है आपकी इमेज को बनाता था। जैसे आप किसी की फोटो खींचते थे ना, इस फोटो में क्या होता था एजीपीआर टूट जाता था और वहां पे आपकी इमेज बन जाती थी। आप मोटे हो पतले हो वो यहाँ पे आ जाता था। फिर वो फोटोग्राफर इसको उस इमेज को ना किसी तरीके से लेके है ना उसकी नेगेटिव्स बनाता था, उस नेगेटिव्स को फिर है ना पॉजिटिव बनाया जाता था, फोटो बनती थी। ठीक है, इसका कंसेप्ट है वो सॉल्ट एनालिसिस में सिखाएंगे कि पूरी प्रोसेसिंग क्या है। आईआईटी के हिसाब से फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी का कंसेप्ट 10th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है। 10th की एनसीईआरटी में भी बस इतनी सी बात लिखी गई है कि एजीपीआर काम आता था। ठीक है, अभी भी नहीं लिखा एजीपीआर, लेकिन प्रोसेसिंग इसकी बहुत लंबी है। वो सॉल्ट एनालिसिस में कुछ रिएक्शंस होती है उससे जुड़ी हुई है। चलिए हाँ, तो फाइनली आपका डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत समय लगा इसमें। अब अपन एक काम करें, क्या करें, शीट डिस्कस कर लेते हैं। शीट का बातचीत मत कर दो। शीट में आ जाइए 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन अंडर दो। कॉपर प्लस आयन एक्वा सॉल्यूशन में पानी में क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। याद करो ये बात, कॉपर प्लस पानी में स्टेबल नहीं है, ये पानी में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है और डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है कॉपर प्लस 2 एंड कॉपर। याद आया? और ऐसा क्यों? तो एनसीईआरटी में इसका रीजन समझाया है कि कॉपर प्लस 2 की जो हाइड्रोजन एंथैल्पी होती है वो कॉपर प्लस से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है, सुनना ध्यान देना, बातचीत बंद कर दो। ऐसा लगता है कि कॉपर प्लस तो D10 है, फुलफिल स्टेबिलिटी है। अगर कॉपर प्लस 2 बच जाएगा तो फुलफिल स्टेबिलिटी चली जाएगी, फुलफिल स्टेबिलिटी का नुकसान हो जाएगा। तो फिर कॉपर प्लस से कॉपर प्लस 2 बनना तो बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ पे तो फुलफिल स्टेबिलिटी जा रही है, D9 बन रहा है, तो इसका बनना तो मुश्किल होगा। मानना कि फुलफिल स्टेबिलिटी से D9 बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये काम यहाँ पे हो जाता है क्योंकि कॉपर प्लस 2 एक बार जैसे ही बनेगा तो उसका इतना हाइड्रेशन होगा, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगी, तो जिससे ये काम बड़े आसानी से हो जाता है। ओके, ये बात आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ठीक है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। कॉपर प्लस आयन पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो पानी में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है और डिसप्रोपोर्शनेट होकर बनाता है कॉपर प्लस 2 एंड कॉपर। ओके, कॉपर प्लस आयन Cu प्लस एक्वस में तो कभी मिलेगा ही नहीं। अगर वो मिलेगा तो कब मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा, एक्वस में कभी भी नहीं मिल सकता क्योंकि एक्वस में तो वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसका एग्जिस्टेंस है तो सॉलिड स्टेट में ही है, सॉलिड फॉर्म में ही है, एक्वस फॉर्म में नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑन मेटल्स। एक तो जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं वो बंद हो जाए। आप एक पीछे हर्ष लो या क्वेश्चन नंबर 2, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स अमॉन्ग द डी ब्लॉक मेटल्स। कि डी ब्लॉक में अगर ना मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम देखा जाए तो वो किस ग्रुप का होता है, तो वो ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 का जो है ना
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके मेंबर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? पेड हो चुके हैं। डी में कंप्लीटली पेडिंग हो चुकी है, तो कोई भी एनपीडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग इतनी अच्छी से नहीं होती। तो मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, मेटेलिक बॉन्डिंग बेकार है, तो इस कारण से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों उनके क्या हो जाते हैं? काफी कम हो जाते हैं। ग्राफ का सबसे नीचे एजी है। हाँ, एचडी लिक्विड होता है, ये बात भी बोली थी कि एचडी जो है वो लिक्विड है। क्यों? क्योंकि उसमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग है। अच्छा, तो इन्होंने ना उनका तो बताया ही नहीं है ना ग्राफ में, जिंक, कैडमियम, मरकरी का तो बताया नहीं है, वो तो और भी नीचे होंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लीस्ट बेसिक? ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या पूछ रहे हो आप लोग? आंसर धर हो जाएगा इसका आंसर। ये तो कितनी बार मैंने बता दिया है, पचास रूल बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया, ठीक है, शीटों में आया, ये अभी डी ब्लॉक में आया, ये वापस आ रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लीस्ट बेसिक? इसमें से कौन सा लीस्ट बेसिक है? Cr3, क्रोमियम +6, वेरी 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 हाई प्रोड्यूसिंग पावर, आयनिक रेटर काफी कम हो जाएंगे, तो बेसिसिटी काफी कम हो जाएगी। Cr3 प्योरली एसिडिक है, प्योरली एसिडिक, पानी में मिलाओ क्रोमिक एसिड बनता है, ठीक है, इतनी बार बोल दिया। ओके, नेक्स्ट 50 की कोई डाउट पूछ लो, पूछ लो कोई। ओके, 10 से पहले दो मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट किसी को? 7th में इनकरेक्ट ऑर्डर। हाँ भाई देखो, ये क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को सिंपली सोचना है, जैसे पीरियोडिक टेबल में जो आप आइडियलाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं ना, वैसे ही सोचना है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि मैग्नीज और एलबी की हर आइडियलाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है। इसका मतलब कि आपको उनका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन तो कब निकालेंगे? जब मैग्नीज +2 में आ चुका और एलबी में क्या आ चुका? +2 में आ चुका। मैग्नीज +2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d5 और Fe+2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d6। अब आप सोचो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मैग्नीज +2 में से या Fe+2 में से? Fe+2 में से, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये क्या बन जाएगा? d5 बन जाएगा। यहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी चली जाएगी। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ रही है, तो ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो मैग्नीज से क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल सिंपल सोचना है, जैसे पीरियोडिक टेबल में अपन कंपैरिजन करते थे। फिर नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या है? क्रोमियम और मैग्नीज। क्रोमियम और मैग्नीज की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। इसका मतलब कि आपने इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही दिया है। अगर आपके पास Cr+ है तो Cr+ का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 3d5, ठीक है। मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 3d5 4s1, ठीक है, ओके। लेकिन सुनो, ये 3d5 4s1 नहीं होगा, ये 3d6 होगा। याद आया कुछ? प्लस में अगर होता है, +1 में अगर आप होंगे तो आपका 4s का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें आ जाएगा? 3d में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3d6। तो मैग्नीज प्लस का कॉन्फिगरेशन है 3d6 और Cr+ का कॉन्फिगरेशन है 3d5। तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्रोमियम या मैग्नीज? मैग्नीज का। ये d6 है, तो ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और d5 बन जाएगा ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? क्रोमियम से कम होगी। फिर कॉपर +1 और कॉपर +2 की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कॉपर +1 और कॉपर +2 में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रेशन। कॉपर +2 का हाइड्रेशन कॉपर +1 से ज्यादा होता है, इस कारण से कॉपर +2 मोर स्टेबल है, ठीक है। क्या यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है?
थर्ड वाला गलत है। कॉपर +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे कॉपर +1 की बताइए, तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8, 9, 10 में डाउट है। मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इज आयरन। आयरन की मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? आयरन। देखो सुनो, यहाँ पे चालाकी की गई है, ट्रांजिशन मेटल बोला है। अगर यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछते ना तो एल्यूमिनियम हो जाता, लेकिन मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल बोला है तो एल्यूमिनियम जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है, और आयरन इसके बाद में आता है। अब आप ट्रांजिशन मेटल पूछ रहे हो तो उसमें एल्यूमिनियम तो नहीं आ जाएगा, उसमें कौन आ जाएगा? आयरन आ जाएगा, Fe आ जाएगा। अगर मेटल बोलते हो ओनली तो एल्यूमिनियम होता है, ट्रांजिशन मेटल बोला है तो Fe हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये काम करो, ये एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस में आएगा, ये रिएक्शन सॉल्ट एनालिसिस में आएगी कि जब आप डाइक्रोमेट के अंदर H2O2 मिलाते हो ना तो उससे CrO5 बन जाता है, CrO5 बन जाता है, एंड CrO5 इज अ ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये CrO5 मैंने जरूर बताया होगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं बताई होगी। ये रिएक्शन आपके सॉल्ट एनालिसिस में आएगी कि जब डाइक्रोमेट के अंदर हम H2O2 मिलाते हैं तो वो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CrO5, एंड CrO5 इज अ ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आप भावनाएं समझ गए होंगे। अच्छा, नहीं इन्होंने एक फिफ्थ ऑप्शन दिया है, मुझे लगा कि इन्होंने D3S वाले दिए ही नहीं, D3S वाले दिए। अगर D3S वाले नहीं होते ना तो अपन sp3 बता देते, ठीक है, लेकिन D3S वाले दिए तो उनको ही टिक करेंगे क्योंकि ज्यादा करेक्ट जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो D3S है। ओके, 14, 13 में डालो, कल ही पढ़ा है। वो रटना है, वो रटना है। यूरोपियम +2 होता है और TB +4। ओके, 15 से पहले को डाउन, कौन सा? 14। On oxidation of when KMnO4 in the acidic medium, SO2 is oxidized to reducing agent की लिस्ट पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बोल तो नहीं पढ़ी थी, तो बता दो ये सवाल। रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट पढ़ी थी? उसमें बोला था कि नहीं बोला था? चीख के SO2 एक रिड्यूसिंग गैस है, ठीक है, जो सामने वाले को करती थी रिड्यूस एंड खुद होती है ऑक्सीडाइज, और SO2 हमेशा ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है? SO3 देता है। याद आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे SO3 बन जाएगा, सल्फर +6 में चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? पहला SO2, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज हो गया है, तो +6 में चला जाएगा। सेकेंड H2SO4, हाँ ये हो जाएगा कि भाई सल्फर +4 में जब भी होगा तो वो ऑक्सीडाइज किस में जाएगा? +6 में। अब +6 में सल्फर SO3 में भी रहता है, SO4 2- में भी रहता है, H2SO4 में भी रहता है। अब उसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। बातचीत नहीं। 15 MnO4-2 एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। KMnO4 की प्रिपरेशन
KM की प्रिपरेशन तुमने एनसीईआरटी ईमानदारी से नहीं पढ़ी। -2 एक स्मॉल एग्जांपल, डिसप्रोपोर्शन किसे कहते हैं, वहां पे एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल दिया है कि MnO4-2 एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है और डिसप्रोपोर्शनेट होकर बनाता है MnO4- एंड MnO2। और ये KMnO4 बनाने का पुराना तरीका है, बताना नहीं बताएगा। ठीक है, अब याद रखो MnO4-2 डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। क्वेश्चन नंबर 30 रटना है। एनसीईआरटी में कल ही अपन ने जो वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली टेबल देखी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट का पैराग्राफ देखा था लेंथरेट्स का, उसमें ये बातें अपन ने पढ़ी थी, रटना है अपन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको डाउट आएगा, विच इज कलर्ड, बातचीत नहीं, which is colored because D transition. KMnO no charge transfer spectrum. K2Cr4 charge transfer spectrum. COCl3 D transition. COCl3 में कोबाल्ट के पास कोबाल्ट +3 में, तो उसके पास D में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, D ट्रांजिशन कर सकते हैं। हाँ, अब ये भी बात है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ भी है कि COCl3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोबाल्ट का तो ट्राई एलाइड अगर देखा जाए तो ट्राई क्लोराइड ही है, ट्राई क्लोराइड नहीं। ओके, तो ये सवाल थोड़ा रॉन्ग है कि COCl3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, ये भी कर सकते, F3 कर दो आप, वहां पे COCl3 देखा ना, उसको COF3 कर दो। नेक्स्ट 17 में डाउट आया होगा, उसको लिख लो, सॉल्ट एनालिसिस। ये सॉल्ट एनालिसिस में आएगा। दो मिनट, जिसमें मैं कह रहा हूं उसमें लिख लो पहले। 17 का सॉल्ट एनालिसिस, ये सॉल्ट एनालिसिस में आएगा। 18 तो अपन पढ़ चुके, K2Cr2 की प्रिपरेशन। ओके, यहाँ पे C कंपाउंड जो होगा K2Cr2 होगा। ठीक है, K2Cr2 इज ऑरेंज क्रिस्टल एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज D3S। 19 डाउट। 19 number of the moles of the ferrous sulfate oxidized by the 1 mole of the potassium per magnet in acidic medium। देखो, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री का सवाल है कि आपने MnO4- के अंदर मिला दिया है FeSO4। अब सुनो, MnO4- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे जो Fe+2 में उसको Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको भेज देगा +3 में और खुद हो जाएगा रिड्यूस। और एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में MnO4- रिड्यूस किसमें जाता है, Mn+2 में। ठीक है, तो MnO4- से जाएगा Mn+2 में और Fe को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा +3 में। अब देखो यहाँ पे सिंपल पूरी बैलेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट बैलेंसिंग भी कर सकते हो कि मैग्नीज जो है वो +7 से जा रहा है, इसमें +2 में जा रहा है। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 5। और Fe+2 से किसमें जा रहा है, +3 में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1। अगर इसके एक मोल को अगर रिड्यूस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर FeSO4 कितना खर्च होगा, ये 5 मोल खर्च होगा, क्योंकि इसके एक मोल को रिड्यूस करने के लिए हमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन आने भी चाहिए, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, FeSO4 से है, FeSO4 से लेंगे। तो FeSO4 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, इसको SO4 बढ़ा, Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक Fe+2 में 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 Fe+2 में 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसके एक के लिए ये कितना खर्च होगा, 5 खर्च होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
The number of the moles of the ferrous sulfate is oxidized by the 1 mole of the potassium permanganate. कि इसके 1 मोल से ये कितना ऑक्सीडाइज होगा? 5 मोल ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे? जब आप इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करोगे। ऐसे सवाल मैंने पहले नहीं कराए थे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा याद आया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की शीट डिस्कस नहीं हुई है। हाँ, उसमें ऐसे सवाल करेंगे, उसमें ऐसे सवाल करेंगे। चलो ओके, अरे कौन सी शीट करा रहे हैं? डी एंड एफ ब्लॉक की शीट चल रही है, ठीक है। और इसका सुबह आज मैसेज मिल चुका होगा 9:30 बजे कि डी एंड एफ ब्लॉक की शीट डिस्कस होगी आज, और मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर हम 19 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लिख लो। आफ्टर सॉल्ट एनालिसिस, in blue material, number of the water molecules joined by the coordinate bond with copper and by the hydrogen bond is respectively. सबसे पहले तो ब्लू material का फॉर्मूला बताओ। कॉपर सल्फेट डॉट पाइप, ठीक है। CuSO डॉट पाइप ब्लू material, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CuH2O होल 4 सल्फेट डॉट H2O। यहाँ पे 4 पानी के मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम करते हैं, 1 पानी का मॉलिक्यूल हाइड्रेट की तरह काम करता है। ये हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। तो ध्यान रखो, 4 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करते हैं, 1 पानी का मॉलिक्यूल हाइड्रेट की तरह काम करता है, और वो कैसे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। ओके, 22, 23, 24 ये रख लो। फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट इज, रख लो। वैसे एनसीईआरटी में दे तो नहीं रखा था ये, ठीक है, जरूरत नहीं, छोड़ो। एनसीईआरटी में सिंथेटिक एलिमेंट तो दे तो नहीं रखे हैं, ठीक है, तो चलेगा, आप नहीं रटोगे चलेगा, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में वही चीज आएगी जो एनसीईआरटी में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट आएगा, और वो भी पहले ऑप्शन में। 25 में पहले ऑप्शन में डाउट आएगा। सुनो, इस पे ना बहुत ढेर सारे सवाल बनते हैं लेंथोनेट की हाइड्रोक्साइड पे, लेंथोनेट की हाइड्रोक्साइड पे, लेंथोनेट की ऑक्साइड्स पे खूब ढेर सारे सवाल बनते हैं बेसिसिटी पे, कि आपको खूब ढेर सारे लेंथोनेट की ऑक्साइड दे देंगे और उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे। तो बेसिसिटी का ऑर्डर इनका सिंपल ही है, जिससे अपन नॉर्मल ऑक्साइड की बेसिसिटी कंपेयर करते हैं ना, वैसे इनका भी ऑर्डर वही है। कि बेसिसिटी का फंडा क्या है? मेटल ऑक्साइड की बेसिसिटी का 50 कि आयनिक कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे तो मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? उतने ज्यादा बेसिक होंगे। तो जितने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर तो बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अब आगे देखो, यहां पे आपको एक देखा है सीरियम हाइड्रोक्साइड और एक आपको देखा है लुटीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यहाँ पे सीरियम +3 में और यहाँ पे लुटीशियम +3 में, तो दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है। तो अब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर कैसे चेक करें? तो साइज, सीरियम जो होता है वो सीरीज में लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और लुटीशियम राइट हैंड साइड में आता है। और जब आप अपना लेफ्ट टू राइट चलते हो तो साइज क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। और कैटायन की अगर साइज कम होती जाएगी तो फिर उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
और पोटेंशियल पावर बढ़ेगी तो आयनिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, और आयनिक इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। ओके, तो ये बात नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। इस पे सवाल खूब बनते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे सोचा जाए। तो सिंपल 1000 रूल लगाना है, आयनिक करेक्ट, मोर आयनिक मोर बेसिक। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो लिखा है इसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं कि मैग्नीज +3 से मैग्नीज +2 बनने का जो ई नोट होता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसकी जो ई नोट की वैल्यू होती है वो काफी पॉजिटिव होती है, और आप Fe के कंपैरिजन में कह रहे हो तो Fe से तो ज्यादा ही होती है। ओके, अपन ने देखा था एक कोबाल्ट +3, एक मैग्नीज +3 और एक Fe+3, ठीक है। इन 3 +3 आयन के लिए +3 से +2 में जाने की ई नोट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है कोबाल्ट के लिए, फिर मैग्नीज और फिर Fe के लिए। ओके, ये अपने टेबल देखी थी एनसीईआरटी में कि मेटल +3 से +2 बनने का जो ई नोट अगर कंपेयर किया जाए तो बाकी सबका तो नेगेटिव है, लेकिन इन तीनों का क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा कोबाल्ट +3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता था कि कोबाल्ट +3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, वो पानी को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा O2 में और खुद रिलीज होकर चला जाएगा +2 में, ठीक है। ये बात बोली थी, कोबाल्ट +3 पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक्वस कोबाल्ट +3 एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात बोली होगी, ये बताई होगी, ठीक है। कि कोबाल्ट +3 और मैग्नीज +3 जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इनका ई नोट अच्छा खासा पॉजिटिव होता है, हाईली पॉजिटिव होता है, तो ये पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नीज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोबाल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीज +3 के तो आयन मिलते ही नहीं, मैग्नीज +3 तो हमारे इतना कोर्स में है ही नहीं, कोबाल्ट +3 हमारे कोर्स में बिखरा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोबाल्ट +3 पानी में मिलेगा ही नहीं आपको, फ्रीली पानी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि इसका ई नोट होता है 1.97 होता है, इसकी ई नोट की वैल्यू होती है 1.97, तो इसका ई नोट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है। तो इसका ई नोट इतना ज्यादा है कि ये पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो पानी में अगर आपको मिलेगा तो पानी में कोबाल्ट +2 मिलेगा, आपको +3 नहीं मिल सकता, ठीक है। कुछ याद आया, ऐसी बात अपने पढ़ी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ये थर्ड वाली बात तो अपन खूब कर चुके हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, लैंथेनाइड्स आर नॉट सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड। हाँ, ये बात आप छोड़ दो, ये बात अपने कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी अपन ने पूरी पढ़ ली, एनसीईआरटी में लाइन कहीं पे नहीं मिली होगी आपको, ये हमारे कोर्स में नहीं है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट 26 का आंसर क्या लिखा है, फोर्थ देखा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, लिखो मैं एनसीईआरटी में, कहाँ पे लिखो, लास्ट पैराग्राफ में, अच्छा इधर नीचे लिखो, नहीं कहाँ पे, कौन सा पैराग्राफ बताओ, कॉन्फिगरेशन वाली बात। अच्छा, ऐसी बात एनसीईआरटी में मिली नहीं है, लिखी भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी
यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन एलिमिनेशन से अपन कर सकते हैं कि ऑक्सो आयन फॉर्मेशन, नहीं ऑक्सो आयन फॉर्मेशन तो अपन नहीं कह सकते कि भाई जो एक्टिनोइड्स हैं वो तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, वो ऑक्सो आयन फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो अपने आप बड़े बड़े टूटते हैं तो उनके ऑक्सो आयन को स्टेबल होंगे नहीं। रेडियोएक्टिव नेचर, तो रेडियोएक्टिविटी नेचर एक्टिनोइड्स में होता है, लैंथेनोइड्स में नहीं होता। टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, तो लैंथेनोइड्स की फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एक्टिनोइड्स की नहीं होगी क्योंकि एक्टिनोइड्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी एक ही बात हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कोई इनका जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जिसे अपन जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एफ ब्लॉक का n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 1 और ns2, ये कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनोइड और एक्टिनोइड के लिए लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। उसमें भी कुछ वेरिएशन है लेकिन ये थोड़ा बहुत सिमिलरिटी में मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि लैंथेनोइड और एक्टिनोइड में कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी मिल सकती है, बाकी किसी में सिमिलरिटी नहीं मिलती। (27) 28 29 30 31। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, which of the following does not have abnormal electronic configuration? मरकरी का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है D10 और S2, ओके। क्रोमियम, पैलेडियम, प्लेटिनम का कुछ एब्नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम का तो पता ही है एब्नॉर्मल होता ही है, पैलेडियम और प्लेटिनम का भी होता ही है। मैंने बताया ना कि पैलेडियम प्लेटिनम कॉपर के ग्रुप में आते हैं लेकिन का कॉन्फ़िगरेशन कॉपर जैसा नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ निकल की फैमिली में आते हैं। ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में ना सर्कल करवाया होगा, ये निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम एक ही ग्रुप में आते हैं लेकिन का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा नहीं, ओके। तो यहाँ पे कुछ एब्नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। हर्ष भैया क्लास से बाहर चले जाए। ये कौन था? यस सर वाला कौन था? हर्ष भैया क्लास से बाहर चले जाओ। क्वेश्चन मैं आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, the trend in the initial enthalpy of the transition element is not regular, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, removal of one electron alters the relative energies of the 4s and 3d। ये अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था ना कि रीऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वहां पे 4s और 3d में क्या हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कि 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है, लेकिन जैसे 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 4s की एनर्जी बढ़ जाती है और 3d की कम हो जाती है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाता है, 3d में आ जाता है, तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे एमिशन एनर्जीज जो होती हैं वो रेगुलर नहीं मिलती है, उनमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज आती है। फाइनली रटना है, रटो। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कंपेयर कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा है ना कि लोवेस्ट एमिशन एनर्जी इन चारों में से किसकी होगी, नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि अपन ने अभी दूसरे क्वेश्चन में बात करी ना कि इनकी एमिशन एनर्जी में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन में रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाता है इनका कॉन्फ़िगरेशन रीऑर्गेनाइज हो जाता है, इस कारण से एमिशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाते हैं। जिसकी लगती है कि ज्यादा होनी चाहिए उसकी कम हो जाती है, जिसकी कम होनी चाहिए उसकी बढ़ जाती है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन नहीं सोच सकते कि मतलब कि चारों में से लोएस्ट किसकी है, तो ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन तो सब में होगा, रीऑर्गेनाइजेशन तो सब में होगा, एफई में भी हो जाएगा, तो आप कंपेयर कैसे करोगे। ओके, तो
तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप बोलो IE1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2 मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस सवाल को काट दो, अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी अपन ने कर लिया ट्राई, ऐसा एक्सरसाइज में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल सिंपल ही देखना है। पीरियोडिक टेबल में जब अपन कंपैरिजन करते हैं ना, हाफ में स्टेबिलिटी है तो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 6 10 से पहले को डाउट 9 ऑक्सीजन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, अच्छा ये तो 8 हो गया, 9 देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका हुआ, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके पास है, Fe+2 और D6 है तो उसके पास तो 4 ही है। मैग्नीज प्लस के पास, मैग्नीज प्लस क्या हो जाता है, D6 हो जाता है तो उसके पास भी 4 ही है। Fe+3 के पास 5 है और Fe+ के पास D7 हो जाता है तो उसके पास तो 3 ही बचे रहेंगे। तो आंसर होगा थर्ड। नहीं गलत दिया है, गलत दिया है। इन्होंने उस बात का ध्यान नहीं रखा है कि +1 है तो +1 है तो 4s का इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा, 3D में चला जाएगा। याद आया कि मैग्नीज +1 है तो वो लगता है कि वो रहेगा, लोगों को लगेगा कि मैग्नीज प्लस है तो वो रहेगा 3D5 ऐसा लगेगा, लेकिन मैग्नीज प्लस ऐसे नहीं रहता है। जैसे ही आप +1 में जाते हो ना तो आपका बच्चा हुआ 4s का इलेक्ट्रॉन किसमें रहता है, 3D में आ जाता है। तो ये 3D6 होगा, ये 3D5 नहीं होगा। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 नहीं, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल 4 ही है। वो तो दूसरी चीज है, वो तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो तो अलग चीज है। वो यहाँ उस बात का इस बात से लेना देना नहीं है। इस बात पर तो सिंपली अपन को देखना है। अब सुनो, एक बात सुनो, कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट में वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाला सोचना है क्या? नहीं, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं सोचना है। यहाँ पे सिंपल अगर मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा है ना, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात चल रही है। ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा तो ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात चल रही है कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा। 3D5 आयन अगर स्पेसिफाई है कि मैग्नीज प्लस है, अगर ऐसे ही बोलना है तो ऐसे ही बोला है तो ये तो क्रोमियम भी तो ऐसे ही था, क्रोमियम मेटल 3D5 तो उसमें तो 6 काउंट करेंगे, 6 काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपने मैग्नीज प्लस बोल दिया तो वो 3D5 लगेगा, लेकिन होगा नहीं, होगा क्या 3D6। ओके, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। एक बात सुनो, ये शीट पहले सुन लो एक बार। ये शीट आपने शायद कर ली होगी और जिन बच्चों ने नहीं करी है वो कर लेना शीट। साथ में अब आप एक काम करना, एनसीईआरटी एग्जाम कर D and F ब्लॉक की जो एनसीईआरटी एग्जाम है उसको पूरा ट्राई कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम में इसमें बहुत बढ़िया सवाल दे रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम शीट और एनसीईआरटी एग्जाम दोनों डिस्कस करेंगे। हाँ